क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे सभी लोग सबसे बड़ा छिपकली या बेकार किस्मत वाला मानते हैं, जिसके पास सबसे खराब 5 स्पिरिचुअल रूट्स हैं, वो अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बन सकता है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया की नज़र में एक आम किसान और सबसे बड़ा आलसी और बेकार कल्टीवेटर है, लेकिन हकीकत में वो अपनी अकल और कचरे में फेंके गए पेड़ पौधों की मदद से धीरे धीरे शक्ति के शिकार पर पहुंच रहा है। शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां ये लड़का रोज सुबह उठकर उन पौधों को पानी देता है जिन्हें बाकी दुनिया ने बिल्कुल बेकार समझकर कचरे में या पहाड़ पर फेंक दिया होता है। गांव वाले और पास पड़ोस के लोग उसे देखकर हंसते हैं। यहाँ तक कि एक बार शाओलिंग नामक शख्स कहता है कि इस बुझे हुए और पागल इंसान को रेंगसिंगटंग जाकर अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। सभी को लगता है कि ये पागल हो चुका है, क्योंकि ये अकेला बैठकर उन पौधों से बातें करता है जो जमीन पर उगे होते हैं। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि ये पौधे कोई आम पौधे नहीं हैं। पहाड़ पर जो पौधे इसके स्पिरिट फिश के पास उगे हैं, वो असल में इसके सबसे बड़े वफादार साथी और हेंचमैन बन चुके हैं। ये पौधे इससे रोज ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आम लोगों को सपने में भी नहीं पता होती। जैसे कि ईस्ट स्ट्रीट पर रहने वाली विडो वैंग कल रात गांव के एक ऐसे टाओइस्ट प्रीस्ट के साथ भाग गई जो तालिस्मान्स बेचने का काम करता था। ये सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पति ने ही अभी पिछले महीने उसके लिए एक महंगा स्टोरेज बैग खरीदा था। ये पौधे न सिर्फ आपस की गॉसिप्स करते हैं, बल्कि इसको आने वाले खतरों से भी पहले ही आगाह कर देते हैं। एक बार जब गांव के रास्ते पर कोई बॉस या खतरनाक इंसान लगभग 300 कदम दूर होता है, तो यही पौधे इसको पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि चुपचाप गरीब होने का नाटक करो और अपना दिमाग ठिकाने रखो। इन पौधों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनकी पत्तियां सेकंड टियर स्पिरिट हर्ब्स होती हैं। जब कोई अनजान इंसान या दुकानदार इन्हें बेचने की कोशिश करता है या इस पर शाक करता है, तो ये समझता है कि इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये पौधे इसके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और इसे धीरे धीरे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। एक दिन की बात है, ये शहर के एक बाजार में जाता है जहाँ एक स्टॉल ओनर एक अजीब सा पौधा बेच रहा होता है। वहाँ एक और ग्राहक होता है जो इस पौधे को देखकर कहता है कि अरे भाई, ये तो बिल्ली है, तुम्हारा पूरा परिवार बिल्ली है। लेकिन ये शख्स पहचान लेता है कि ये कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि ये एक टियर 2 लाइनहार्ट ग्रास है। जब वो दुकान वाला इसको एक आम कैथहार्ट ग्रास समझकर पानी के दाम यानी कि बेहद सस्ते दाम में बेच रहा होता है, तो ये तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि भाई ये छोड़ दो, ये मेरी है। दुकान वाला कहता है कि ठीक है, ये लो सिर्फ 3 स्पिरिट स्टोन्स में ये टियर 2 स्पिरिट ग्रास तुम्हारी हुई। वो दुकान वाला ये समझता है कि उसने एक बेकार चीज बेची है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। और इधर ये शख्स खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि इसे मालूम होता है कि इस एक पौधे की असली कीमत कितनी ज्यादा है। इसी तरह से समय बीतता है। 1 महीने बाद वो उन्हीं वेल फेड टियर 2 ग्रासेस को लेकर शहर के सबसे बदनाम और खतरनाक बेयर बियर्ड मर्चेंट के पास पहुंचता है। वहां का नियम ये होता है कि बेचने या खरीदने के लिए सभी को आम रास्ते पर लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन ये उन सब की तरह आम रास्ते पर नहीं खड़ा होता, बल्कि सीधे जाकर वीआईपी कॉर्नर सीट पर बैठ जाता है। वहां के लोग हैरान रह जाते हैं कि ये आम सा दिखने वाला लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। जब दुकान का मालिक या वहां बैठी एक महिला वहां आती है, तो वो देखती है कि इसके पास जो पौधे हैं वो बेहद शानदार और उच्च कोटि के हैं। ये हम्बल महिला कहती है कि ऐसी सुंदर चीजें मैंने पहले नहीं देखी, और मैं इसके बदले आपको पूरे 150 स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। बताइए यंग मास्टर, आपको ये मंजूर है? लेकिन ये शख्स चुपचाप वहां बैठा रहता है और अपने मन में सभी चीजों का हिसाब लगाता है। इवनिंग प्रिमरोज के लिए 5, हार्ट ब्रेक ग्रास के लिए 60 और लोटस ऑफ द क्राउन के लिए 70। ये कहता है कि मैक्सिमम प्राइस बस इतना ही है, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। जब दुकान वाला और वहां के लोग इसकी बात सुनते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई आम अनजान किसान नहीं है, बल्कि इससे बहस करना बेकार है। जब ये वहां से निकलता है, तो इसके पास इतने आम और ख़ास स्पिरिट स्टोन्स आ चुके होते हैं जिनसे ये अपनी आगे की शुरुआत कर सके। लेकिन इसकी सफ़र अभी शुरू ही हुई थी। इसके बाद जो घटना घटती है, वहाँ से इसकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाती है। डीमन मेलोडी माउंटेन्स का सीक्रेट रेल्म अचानक खुल जाता है। वहाँ पर हाई ग्रेड स्पिरिट हर्ब्स ऐसे बिखरे होते हैं जैसे वो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हों। जो आम लोग वहाँ जाते हैं वो सिर्फ कचरा और बेकार की चीज़ें उठाकर खुश होते हैं, लेकिन इसको पता होता है कि असली खजाना कहाँ छुपा है। सीक्रेट रेल्म के अंदर का असली रास्ता उस पानी के पूल में छुपा होता है जिसे सभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये चुपचाप उस पानी के अंदर उतरता है और बिना किसी शोर शराबे के वहां के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहां इसे मिलता है एक बेहद पुराना और शक्तिशाली अज्यूर डिवाइन ट्री और एक ऐसी शक्ति जो इसकी किस्मत बदलने के लिए काफी होती है। सीक्रेट रेल्म के अंदर का माहौल बेहद अजीब और खतरनाक होता है।
जहाँ बाकी सारे लोग आपस में लड़ भीड़ कर मामूली स्पिरिट हर्ब्स के लिए जान दे रहे होते हैं, वहीं ये शख्स चुपचाप उन चीज़ों पर कब्जा कर रहा होता है जो सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं। इस सीक्रेट रेल्म के पुराने मालिक ने एक समय पर बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। वहां पर एक पुराना कछुआ और एक अज्यूर डिवाइन ट्री मौजूद था। वो डिवाइन ट्री इससे कहता है कि तुम कितने अजीब हो, इतनी कम उम्र में ऐसी समझ कहाँ से लाए हो। डिवाइन ट्री इसे बताता है कि इस सीक्रेट रेल्म के जो असली मालिक थे, उन्होंने सालों पहले यहाँ एक बेहद शक्तिशाली मंजिल बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम वान यांग मैनुअल था। लेकिन गलती ये हुई थी कि वो लोग जल्दीबाजी कर गए थे और जी फेंगताई के झांसे में आ गए थे। जी फेंगताई के लोगों ने उन्हें धोखे से मार दिया था और उनका सब कुछ लूट लिया था। डिवाइन ट्री कहता है कि आज तुम्हारे पास भी वही मौका है, या तो तुम इस शक्ति को अपना लो या फिर उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। लेकिन ये लड़का उनकी बातों में आने वाला नहीं होता। ये चुपचाप वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। वहाँ पर एक बेहद पवित्र स्पिरिट आई होता है, जो उस पूरे सीक्रेट रेल्म का दिल होता है। ये उस स्पिरिट आई को पानी के नीचे से निकलकर अपने साथ बांध लेता है। जैसे ही ये वहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी और उस स्पिरिट आई को बाहर निकलता है, वहाँ का पूरा सीक्रेट रेल्म हिलने लगता है। वहाँ के पौधे और पेड़ चिल्लाने लगते हैं कि अरे भाई, आराम से, हमारी जड़ों को मत तोड़ो, हम अभी बहुत नाजुक हैं। अगर तुमने इस तरह से ताकत खींची तो ये पूरा इलाका कोलैप्स हो जाएगा और हम सब मरे जाएंगे। लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। इसको पता होता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है और आगे बढ़ना है तो हर एक मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। वहाँ पर अचानक बहुत सारे खतरनाक लोग और गार्ड्स आ जाते हैं। जी फेंगताई के एलीट डिसाइपल्स, जिनमें शी याओ और शिन यू जैसे लोग शामिल होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि सीक्रेट रेल्म का सारा खजाना गायब हो रहा है। वो चिल्लाते हैं कि कौन है जो यहाँ छुपे बैठा है, इसको पकड़ो, ये हमारे क्षेत्र में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अपनी तलवार और छिपने की कला का इस्तेमाल करके वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। हालांकि इसके पास जो तलवार होती है, उसे देखकर सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं कि देखो इस गरीब को, ये एक बेहद आम और बेकार मिड ग्रेड मैजिक वेपन को बस जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन वो नहीं जानते कि इसके लिए वही सबसे बड़ा हथियार है जो जान बचा सके। बाकी चमक दमक वाले हथियार सिर्फ दिखावे के होते हैं, जबकि असली ज़रूरत के वक्त वही काम आता है जो किसी को नजर ना आए। वहाँ से जान बचाकर जब ये अपने घर यानी कि उस छोटे से मैनर में वापस आता है, तो ये सबसे पहले अपने लिए एक नई शुरुआत करता है। इसने जो सीक्रेट रेल्म से स्पिरिट पूल बनाया था, अब वो उसको अपने मैनर के अंदर स्थापित कर देता है। ये इसके ग्रैंड अंडरटेकिंग का पहला कदम होता है। इसके पास अब जो पुराने और स्मगल्ड गुड्स होते हैं, ये उन्हें बेचने के लिए फिर से शहर के मार्केट में जाता है। इस बार ये लायन ऑक्शन हाउस में जाता है। वहां पर जब ये अपने पौधे और सामग्री निकलता है, तो वहां की एक समझदार लड़की यानी कि क्लर्क कहती है कि सर, ये चीजें बेहद शानदार हैं और हम इनका सही दाम देंगे। वो पर्पलियन सोल के बदले इसको ठीक 30 स्पिरिट स्टोन्स ऑफर करती है। ये मन जाता है और कहता है कि ये लड़की समझदार है, कम से कम इसने नए लोगों को लूटने की कोशिश नहीं की। इस तरह से इसको कुल मिलाकर 380 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते हैं। जब इसके पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं, तो ये सोचता है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। वहां पर दुकान वाला कहता है कि सर, क्या आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि नए एक्सप्लोजिव टैलिस्मान्स? ये कहता है कि टैलिस्मान्स तो ठीक हैं, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए सबसे पहले ऐसी तकनीक चाहिए जो मुझे बचा सके। पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर जान चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉई इसको एक चुपचापाट इन्विटेशन देता है और कहता है कि आने वाले महीने की 8 तारीख को एक बेहद खास और अंदरूनी ऑक्शन होने वाला है। अगर आपके पास ये लेटर रहा तो आप VIP सीट्स पर बैठकर उन चीज़ों को खरीद सकेंगे जो आम लोगों के लिए नहीं होती हैं। ये उस इन्विटेशन को संभाल कर रख लेता है और समझ जाता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। इसको अपनी खेती के साथ साथ अब अपनी शक्ति को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जी फेंगताई और बाकी दुश्मन इसके पीछे पड़ने ही वाले हैं। आने वाले दिनों में ये लड़का अपनी मेहनत को और तेज कर देता है। इसे पता होता है कि आम कल्टीवेशन टेक्निक से इसका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसके पास सबसे खराब 5 स्पिरिचुअल रूट्स हैं। इसे कुछ अलग करना ही होगा। जब वो अगले महीने के अंदरूनी ऑक्शन में पहुंचता है, तो वहाँ का माहौल बेहद शानदार और तनाव भरा होता है। बड़े बड़े सेक्ट्स के लोग वहाँ बैठते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं जो उनकी शक्ति को और बढ़ा सकें। ऑक्शन के दौरान एक के बाद एक कीमती चीज़ें सामने आती हैं। एक आइटम होता है बॉडी टेक्निक मैनुअल, जिसका नाम ट्रेसलेस हार्ट सूत्रा होता है। उसकी स्टार्टिंग बिड 1000 स्पिरिट स्टोन्स से होती है और देखते ही देखते वो 2000 स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाती है। बड़े सेक्ट्स के लोग आपस में लड़कर उसे खरीद लेते हैं। ये देखता है कि आम बॉडी टेक्निक्स के लिए इतनी मारी मारी हो रही है, तो इसको कुछ ऐसा चाहिए जो सस्ता भी हो और इसके शरीर के मुताबिक सबसे बेहतर भी हो। तभी एक और मैनुअल आती है,
जिसका नाम होता है बॉडी सेवरिंग मैनुअल, जो एलिफेंट रैंक मेरिट होती है। उसकी स्टार्टिंग बिड 1400 स्पिरिट स्टोन्स होती है, लेकिन कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता। सभी लोग कहते हैं कि ये बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। धीरे धीरे दाम गिरने लगता है, 1000 से 900 और फिर 800 स्पिरिट स्टोन्स पर आ जाता है। वहाँ के लोग आपस में कहते हैं कि इस वक्त वहाँ चिंगफेंग टेम्पल और श्वानजी सेक्ट के लोग हैं, लेकिन कोई भी बॉडी कल्टीवेटर वहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए ये किताब ऐसी है जिसे कोई नहीं खरीदेगा और इसका दाम और गिर जाएगा। ये तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। इसे पता होता है कि सप्लाई और डिमांड का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि मैं इसको 750 या 700 स्पिरिट स्टोन्स में खरीदेगा। आखिरकार 700 स्पिरिट स्टोन्स में वो बॉडी सीवरिंग मैनुअल इसके हाथ लग जाती है। वहाँ के लोग इस पर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो एक बेकार और अनुपयोगी किताब के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहा है। लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये किताब इसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। वहाँ पर शी याओ नामक एक सीनियर स्टूडेंट इसको देखता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग टेम्परामेंट है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये उस किताब को लेकर वहाँ से सीधा अपने घर लाता है। इसके पास अब वो सारी सामग्री मौजूद होती है जो एक हेवनली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इसको ये भी पता होता है कि जब तक ये खुद को अंदर से मजबूत नहीं करेगा, तब तक ये उन चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा। घर आकर ये उस बॉडी सेवरिंग मैनुअल को पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही ये उसके अनुसार अभ्यास शुरू करता है, इसके शरीर में ऐसी दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। इसके वेन्स को ज़बरदस्ती चौड़ा छोड़ा किया जाता है। इसके शरीर की हर एक नास में ऐसी आग लगती है जैसे इसका पूरा शरीर टूट रहा हो। ये ज़मीन पर गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है, लेकिन ये अपने दांत भींचकर उस दर्द को सहता है। ये जानता है कि अगर इसने यहाँ कमज़ोरी दिखाई तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस दर्दनाक अभ्यास का नतीजा ये निकलता है कि इसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद जब ये एक विशेष लकड़ी के स्टेक पर वार करता है तो वो एक ही झटके में पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। इसकी मैक्सिमम एक्सप्लोजिव पावर 3000 जिन से भी ज़्यादा हो जाती है। ये समझ जाता है कि बॉडी सेवरिंग टेक्निक ने इसके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन इसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। कुछ ही दिनों में इसकी कल्टीवेशन वहीं रुक जाती है और कोई प्रगति नहीं होती। ये सोचता है कि क्या ये कोई बॉटलनेक है। तब इसे याद आता है कि पुराने कछुआ और पुराने ग्रंथों में लिखा था कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि असली उस्ताद तो मुकाबला और लड़ाई होती है। बॉडी सेवरिंग टेक्निक को और आगे बढ़ाने के लिए अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए ये फैसला करता है कि अब इसे सीधे डीमन मेलोडी माउंटेन्स के अंदर जाकर असली दानवों और जानवरों के साथ लोहा लेना होगा, ताकि इसका असली टेस्ट हो सके। डीमन मेलोडी माउंटेन्स का नाम सुनते ही आम लोगों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कदम कदम पर मौत मंडराती रहती है। लेकिन ये लड़का बिना किसी डर के वहाँ पहुँच जाता है। इसका मकसद वहाँ जाकर सिर्फ घूमना नहीं होता, बल्कि अपनी उस नर्वसनेस को दूर करना होता है जो लड़ाई के वक्त इसके हाथ पांव फुला देती है। ये जानता है कि अगर इसे अपनी बॉडी कल्टीवेशन को और ऊपर ले जाना है तो इसे खतरनाक दानवों से मुकाबला करना ही होगा। पहाड़ पर पहुंचते ही इसका सामना एक फर्स्ट ईयर सुपीरियर डीमन बीस्ट यानी कि विंग्ड हॉर्स से होता है। वो घोड़ा बेहद तेज दौड़ता है और इसकी रफ्तार इसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होती है। शुरू में ये थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ये अपने आप को संभालता है और अपनी स्टोन स्किन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हालांकि शुरू में इसकी टेक्निक थोड़ी कमजोर पड़ती है और कुछ ही पंच में वो थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाता है, लेकिन ये हार नहीं मानता। ये धीरे धीरे समझ जाता है कि दानवों की कमजोरी कहाँ होती है। इसके बाद इसका सामना एक मिस्ट पाइथन से होता है। ये उस सांप के साथ सीधे आमने सामने की टक्कर लेता है। इसे पता होता है कि अगर ये घबराया तो सांप इसको जिंदा निगल जाएगा। ये अपने सारे गुस्से और ताकत को इकट्ठा करके उस पर वार करता है। हालांकि ये 9 पूंछ मार सकता था, लेकिन नर्वसनेस की वजह से ये सिर्फ 7 पूंछ ही मार पाता है। फिर भी वो वार इतना जोरदार होता है कि उस सांप की सांसें रुक जाती हैं। जब ये उस दानव को हरा देता है तो इसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। इसको समझ आ जाता है कि इसका बॉटलनेक धीरे धीरे टूट रहा है। वहां पर कुछ और लोग भी होते हैं जो दूर से इसका ये रूप देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक आम सा लगने वाला लड़का इतनी बेहरामी और आसानी से बड़े बड़े दानवों को धूल छटा रहा है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो आपस में कहते हैं कि क्या ये कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सीनियर है जो अपना रूप बदल कर यहाँ घूम रहा है। लेकिन ये किसी की तरफ देखे बिना चुपचाप वहां से अपने शिकार के हिस्से उठाता है और वहां से चल देता है। जब ये वापस शहर के मार्केट में अपने शिकार के मटेरियल्स बेचने जाता है, जैसे कि आयरन क्लैड मैंगुई की पीठ का खोल और ब्लड थर्स्टी लेपर्ड के पंजे, तो दुकान वाला इसको उनके बदले कुल 20 स्पिरिट स्टोन्स देता है। ये उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है।
इसे लगता है कि खेती के साथ साथ ये शिकार वाला धंधा भी बुरा नहीं है, लेकिन शहर में अभी भी इसके खिलाफ साजिशें चल रही होती हैं। सिन यू नामक लड़की जो इससे पहले ही नफरत करती थी, वो और उसके साथी इसको खत्म करने के लिए एक नई चाल चलते हैं। वो लोग रेड क्लोथ कल्ट के कुछ खूंखार असैसिन्स को हायर करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाकर इस लड़के का काम तमाम कर दो और इसका मैनर जमीन डोज कर दो। एक रात जब ये अपने मैनर में आराम कर रहा होता है और अपने लिए एक बढ़िया सा शोरबा बना रहा होता है, तो अचानक वहां रेड क्लोथ कल्ट के 2 खतरनाक मेंबर्स चुपके से घुस आते हैं। उनके हाथ में खूनी हथियार होते हैं और उनकी आंखों में आग होती है। वो आपस में कहते हैं कि टारगेट यही है, किसी को जिंदा मत छोड़ना। लेकिन वो नहीं जानते कि ये लड़का पहले से ही उनके इंतजार में बैठा था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, ये अपनी छिपाई गई चाल और तलवार का इस्तेमाल करता है। ये बिना किसी आवाज के उन पर अचानक हमला कर देता है। वो दोनों असैसिन कुछ समझ भी नहीं पाते और पलक झपकते ही जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये उनके शव को देखकर कहता है कि रेड क्लोथ कल्ट के ये लोग मौत के ही लायक हैं। तुमने मेरे घर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना के बाद इसे ये समझ आ जाता है कि दुश्मन अब घर तक पहुंच चुके हैं। अगर ये चुपचाप बैठा रहा तो अगली बार वो और भी बड़े लाश्कर के साथ आएंगे। इसलिए ये तय करता है कि अब इसे सिर्फ बचाव नहीं करना है, बल्कि उन तक पहुंचकर उनके हर एक धर्रे को जद से उखाड़ फेंकना है। शिनयू, तुमने जो ये जाल बुआ है, इसे याद रखना। अगली बारी अब मेरी होगी। अपने घर पर हुए इस हमले के बाद ये लड़का समझ जाता है कि अब सिर्फ तलवार या शरीर की ताकत से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उसे तालिस्मान मेकिंग और मैजिक स्पेल्स में भी महारत हासिल करनी होगी। तालिस्मान्स यानी कि तावीज और ज्ञात यंत्र एक ऐसे हथियार होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। ये अपनी सारी बचत लगाकर नए तालिस्मान, पेपर और इंक खरीदा है और दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। शुरू में इसका हाल बेहद बुरा होता है। ये जितने भी फायरबॉल तालिस्मान्स बनाता है, उनमें से लगभग 80% खराब हो जाते हैं। आग लग जाती है, कागज जल जाते हैं और इसके सारे पैसे धुएं की तरह उड़ जाते हैं। वहाँ के लोग इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो इस बेवकूफ़ को, तालिस्मान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये हार नहीं मानता। ये रोज़ बैठकर अपनी गलतियों से सीखता है कि कहाँ पर इंक की मात्रा ज़्यादा हो रही है और कहाँ पर लाइन टेढ़ी हो रही है। अपनी इस तलाश में ये रोज़ शहर के प्रसिद्ध चिंगफेंग टेम्पल जाता है। वहाँ एक बेहद पुराना और विशाल आम का या लोकतंता का पेड़ होता है, जिसे वहाँ के लोग और पुराने टाओइस्ट प्रीस्ट श्वानजीजी देखते हैं। वो टाओइस्ट प्रीस्ट इसे कहता है कि देखो बेटा, तालिस्मान बनाना कोई खिलवाड़ नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा और जब तक तुम तालिस्मान और मैजिक पावर के बीच का संबंध नहीं समझोगे, तब तक तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे। ये उस पुराने टाओइस्ट प्रीस्ट की बातें बड़े ध्यान से सुनता है। हालांकि वो टाओइस्ट प्रीस्ट ये नहीं जानता कि इसके अंदर कितनी बड़ी शक्ति छिपी है, लेकिन वहाँ का माहौल और उस पेड़ की छाया इसके मन को बेहद शांति देती है। जब ये वहाँ बैठकर तालिस्मान बनाता है, तो वो पुराना टाओइस्ट प्रीस्ट कभी कभी बिना सोचे ही इसकी गलतियों की तरफ इशारा कर देता है। जैसे कि कहता है कि अरे बेटा, यहाँ पर तुमने एनर्जी थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी, इसे थोड़ा धीमा करो। ये मन ही मन हैरान रह जाता है कि ये पुराना पुजारी बिना किसी कोशिश के बिल्कुल सटीक जगह पर गलती कैसे पकड़ लेता है। उसे क्या पता होता है कि ये वही पुराना ट्री स्पिरिट या पुराने आत्मिक ज्ञान का असर है जो इसको बिना बताए ट्रेन कर रहा होता है। धीरे धीरे इसकी तालिस्मान बनाने की कला में ऐसी सटीकता आने लगती है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं सीख पाते। इसका सक्सेस रेट जो पहले सिर्फ 10 या 20% था, अब बढ़कर 50% से भी ऊपर जाने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने घर की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित होता है। ये नहीं चाहता कि कोई भी आरा गेरा उठकर इसके घर में घुस आए या इसका स्पिरिट पूल चोरी कर ले। इसलिए ये अपने पास बचे कुछ सारे स्पिरिट स्टोन्स को जोड़कर एक बेहद खतरनाक और अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार करता है। ये अपने मैनर के चारों तरफ एक पिंक मिस्ट यानी कि गुलाबी कोहरे की एक ऐसी दीवार बनाता है जो किसी भी आम या खास इंसान को पलक झपकते ही बेहोश कर सकती है। उस पिंक मिस्ट की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई भी बिना अनुमति के अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो वहीं बेहोश होकर दम तोड़ दे। इसके अलावा ये जमीन पर ऐसे स्टील के बारीक तार बिछा देता है जिसे कोई मैजिक वेपन भी नहीं काट सकता। ये सब करने के बाद ये चैन की सांस लेता है और कहता है कि अब चाहे कोई भी आए, मेरा घर एक इनविंसिबल फोर्ट्रेस बन चुका है। अब मेरी खेती और मेरे पौधे बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस तरह से इसका दिनचर्या चलने लगता है। दिन में वो अपने पौधों की देखभाल करता है, तालिस्मान बनाता है और रात में किंगफेंग टेम्पल जाकर अपनी गलती सुधारता है। वहाँ के लोग और बच्चे अब इसको एक आम किसान नहीं बल्कि एक शांत और समझदार व्यक्ति मानने लगे थे। लेकिन बाहर की दुनिया में सोंगशान, स्वॉर्ड सेक्ट और बाएं दाएं के दुश्मन अभी भी इसकी तलाश में थे। वो नहीं जानते थे कि जिसे वो एक आम सा किसान समझ रहे हैं, वो आने वाले समय में उन्हीं के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है।
इसका अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि अब इसकी शक्ति 7th लेवल ऑफ की रिफाइनिंग की तरफ बढ़ रही थी। की रिफाइनिंग का छठा स्टार यानी 6th लेवल एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पहुंचते ही कल्टीवेटर की शारीरिक और मानसिक शक्ति में एक बड़ा बदलाव आता है। ये लड़का जब अपने बॉडी सीवरिंग मैनुअल और उसके साथ साथ किंग फेंग टेम्पल के आशीर्वाद से अपनी शक्ति को बढ़ाता है तो वह अचानक 6th लेवल पर पहुंच जाता है। इसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा लोहे की तरह मजबूत हो चुका होता है। एक दिन जब ये पहाड़ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहाँ एक फर्स्ट ईयर हाई लेवल डीमन बीस्ट यानी कि स्टील आर्म्ड मैड एप आ जाता है। वो वनर अपनी बेहद भारी भारी भुजों और ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर होता है। वो इस पर अचानक हमला कर देता है। ये घबराता नहीं है बल्कि अपनी नई शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है। ये देखता है कि सीधा आमने सामने का मुकाबला थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये अफरीन पुराने और बेकार लगने वाले ब्लेड का इस्तेमाल करता है जो कि चोट खाने के बाद भी बिल्कुल अटूट रहता है। ये उस वनर के साथ ऐसी टक्कर लेता है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। आखिरकार अपने मीटियो स्ट्राइक वाले प्रहार से ये उस विशाल वनर को जमीन पर गिरा देता है और उसकी सारी अकड़ निकाल देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बड़ी समस्या सामने आती है। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ घमंडी और अकड़ू साथी वहां पहुंच जाते हैं। वो सभी वहां पर अपना रौब जमाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये पूरा इलाका हमारे सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के कब्जे में है। तुमने यहाँ शिकार कैसे किया? जल्दी से अपना सारा माल यहाँ फेंक दो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। ये उनकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। ये कहता है कि तुम लोग इतने बड़े सेक्ट के होने का दावा करते हो, लेकिन तुम्हारी अकल घुटनों में है। जब वो साथी इस पर तलवार तान लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने जबान चला रहे हो, तो ये एक ही झटके में उनके सारे गुरूर को तोड़ देता है। ये बिना अपनी असली ताकत को पूरी तरह जाहिर किए हुए बस अपने तालिस्मान्स और हल्की सी बॉडी मूवमेंट से उन्हें इतना डरा देता है कि वो आपस में ही घबराकर भागने लगते हैं। ये कहता है कि जाओ अपने सेक्ट के मालिक को बता देना कि हर कोई तुम्हारे डर से नहीं कांपता। इसके बाद शहर में एक और खबर फैल जाती है। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट वाले आम लोगों और बच्चों को लुभाने के लिए एक नया रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि जो भी उनके सेक्ट में आना चाहता है वो आ सकता है। बहुत सारे लोग और बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब एक धोखा है। वो लोग पहले तो कहते हैं कि सिर्फ चौथे लेवल के लोग चाहिए, लेकिन वहां पहुंचने पर वो अचानक स्पिरिचुअल रूट्स और टेस्ट के नाम पर सबको बेइज्जती करके भगा देते हैं। चिंगफेंग टेम्पल के कुछ छोटे बच्चे और नए साथी जब इस बेइज्जती से गुस्सा होते हैं तो सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के साथी उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे टाओइस्ट मास्टर श्वानज़ी तो यहाँ है नहीं और तुम लोग हो ही क्या चीज। तभी वहां ये लड़का पहुंच जाता है। ये देखता है कि बड़े लोग बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें स्पर ही करना है तो आओ मेरे साथ करो, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट का एक मुख्य साथी जिसका नाम जो युआनहुआ होता है, वो आगे आता है और कहता है कि अच्छा, तो एक आम सा किसान हमसे मुकाबला करेगा, देखते हैं तुम में कितना दम है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर हमला कर देता है, लेकिन ये वही गलती नहीं करता जो दूसरे करते हैं। ये अपने उन्हीं तालिस्मान्स का इस्तेमाल करता है जो इसने महीनों की मेहनत से बनाए थे। ये अपने तालिस्मान्स को इस तरह से कंट्रोल करता है कि उनकी दिशा बदल जाती है और वो सीधा उस साथी के चारों तरफ जाकर फाटने लगते हैं। जो युआनहुआ घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि अरे भाई रुको, मैं सरेंडर करता हूं, मैं हार मानता हूं। लेकिन ये कहता है कि अब रुका नहीं जा सकता, तुमने पहले ही बहुत अत्याचार कर लिया है। ये अपने तालिस्मान से उसको बुरी तरह हरा देता है। वो सारे लोग वहां से शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि उस जो युआनहुआ की लाश एक सुनसान जगह पर मिलती है। किसी ने उसको बेरहमी से मार दिया होता है। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट वाले इसका इल्जाम सीधा चिंगफेंग टेम्पल और इस लड़के पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जानता है कि ये सब किसी और की चाल है या फिर उनका आपस का कोई लफेड़ा है। ये चुपचाप अपने काम में लगा रहता है क्योंकि इसे पता है कि अब आने वाला वक्त और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के साथी जब अपने साथी जो युआनहुआ की मौत से आग बबूला हो जाते हैं तो वो पूरे इलाके में तलाश शुरू कर देते हैं। वहां पर एक नया किरदार सामने आता है जिसका नाम शू सनटोंग होता है। शू सनटोंग, जो कि 9th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग के पीक पर होता है, वो अचानक सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिल जाता है और डीमन मेलोडी माउंटेन्स के रास्ते पर अपना एक नया नियम लागू कर देता है। वो रास्ते पर एक नया चेक पॉइंट बनाता है और कहता है कि जो भी इस पहाड़ के अंदर शिकार करने या हर्ब्स तोड़ने जाएगा उसे पहले 100 स्पिरिट स्टोन्स का डिपॉजिट देना होगा। वो इसे सेफ्टी गारंटी टोकन का नाम देता है। आम किसान और रोग कल्टिवेटर्स जब इतने सारे पैसे मांगने की बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो आपस में कहते हैं कि क्या ये पहाड़ इनके बाप का है? ये तो साफ साफ लूटपाट है। लेकिन शू सनटोंग अपनी तलवार के दम पर सभी को डरा कर रख देता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना है
तो ये देना ही पड़ेगा। ये लड़का सब कुछ दूर से देख रहा होता है। ये जानता है कि इस वक्त शू सांटोंग से सीधा आमने सामने की टक्कर लेना मतलब मौत को आवाज देना है, इसलिए ये एक अलग रास्ता चुनता है। इसे पता होता है कि डीमन मेलोडी माउंटेन्स के अंदर एक बेहद कीमती और खतरनाक दानव है जिसका नाम यूनिकॉर्न पाइथन यानी कि फंशन यिनलिन है। अगर ये उस सांप को हरा दे तो ना सिर्फ इसको बेहद कीमती मटेरियल्स मिलेंगे, बल्कि ये अपनी कल्टीवेशन को 7th लेवल ऑफ की रिफाइनिंग तक भी पहुंचा सकेगा। ये चुपचाप उस घने जंगल के अंदर उतरता है जहां वो यूनिकॉर्न पाइथन रहता है। कुछ ही समय में वहां कुछ और लालाचू लोग भी पहुंच जाते हैं जो उस सांप को पकड़ने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे पहले वो जाकर सांप पर हमला करेंगे, लेकिन ये जानता है कि जो सबसे पहले बिना सोचे आगे बढ़ता है वही सबसे पहले मारा जाता है। जैसे ही वो विशाल यूनिकॉर्न पाइथन अपनी जहरीली फनून और ताकत के साथ बाहर निकलता है, वहां भाग दौड़ मच जाती है। एक साथी चिल्लाता है कि अरे बचाओ, मेरा साथी उस सांप के जब्दे में चला गया है। बाकी के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ये लड़का आगे आता है और अपने पास मौजूद सबसे खतरनाक हथियार यानी कि माउंटेन टर्निंग सील का इस्तेमाल करता है। वो सील हवा में जाकर इतनी बड़ी हो जाती है कि एक ही झटके में उस विशाल सांप के सर पर जाकर गिरती है। पूरा पहाड़ उस टक्कर से कांप उठता है। यूनिकॉर्न पाइथन दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उस माउंटेन टर्निंग सील के आगे उसकी एक नहीं चलती। ये लगातार एक के बाद एक प्रहार करता है और आखिरकार उस 2nd टियर डीमन बीस्ट को जमीन पर ढेर कर देता है। वहां जो बच्चे कुछे सोंगशन स्वॉर्ड सेक्ट के साथी या घूमते हुए लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि एक आम सा लड़का इतनी बड़ी ताकत को अकेले हरा चुका है, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो आपस में कहते हैं कि अरे, ये तो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। ये उनके इरादों को पहले ही भांप लेता है। ये अपने शिकार के सबसे कीमती हिस्से जैसे कि यूनिकॉर्न पाइथन का विशाल खोल और उसके दांत अपने पास समेटता है और वहां से तुरंत पतली गाली पकड़कर निकल लेता है। इसे पता होता है कि अगर ये यहाँ ज्यादा देर रुका तो शू सांटोंग और उसके साथी इसको घेर लेंगे। शहर में आकर अब ये सोचता है कि इतने भारी और सख्त यूनिकॉर्न पाइथन के मटेरियल्स को कहाँ फोर्ज करवाया जाए, क्योंकि आम दुकान वाले इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अब इसको याद आता है कि यिनफेंग सिटी के अंदर एक बेहद रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जिसे ब्लैक मार्केट कहते हैं। वहां जाने के लिए किसी खास पहचान की जरूरत होती है। एक पुराने साथी एल्डर कुई की मदद से ये उस अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के दरवाजे पर पहुंचता है जहां दुनिया भर के चोर, ठाग और खूंखार कल्टीवेटर अपनी चीजें खरीदते और बेचते हैं। वहां पर इसकी मुलाकात मास्टर हू नाम के एक लेजेंडरी वेपन रिफाइनर से होती है जो बड़े बड़े हथियार बनाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का माहौल बिल्कुल अलग ही दुनिया की तरह होता है। वहाँ हर जगह अंधेरा, नीले पीले रोशनी के दीपक और अजीब अजीब चेहरे वाले लोग घूमते रहते हैं। ये लड़का एल्डर कुई के साथ उस ब्लैक मार्केट के अंदर आगे बढ़ता है। वहाँ पर एक बेहद सुंदर और प्रभावशाली महिला जिसका नाम हू टाओएर होता है वहाँ से गुजरती है। लोग उन्हें देखकर डरते भी हैं और आदर भी करते हैं। ये सीधा मास्टर हू के पास जाता है और अपने थैली से यूनिकॉर्न पाइथन के वो भारी और सख्त मटेरियल्स निकलकर टेबल पर रख देता है। मास्टर हू, जो शुरू में अपने घुरूर में बैठा होता है और कहता है कि मैं आज किसी का काम नहीं करने वाला, मेरा मूड खराब है, वो अचानक उन मटेरियल्स को देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि अरे, ये तो सचमुच 2nd टियर यूनिकॉर्न पाइथन का खोल है। इतनी सटीक और सख्त चीज मैंने सालों में नहीं देखी। मास्टर हू तुरंत अपने तेवर बदल लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसको फोर्ज करूंगा, लेकिन इसका खर्चा बेहद महंगा होगा। 3 हाई लेवल मैजिक वेपन्स और 2000 स्पिरिट स्टोन्स। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दफा हो जाओ यहां से। ये सुनकर एल्डर कुई घबराता है और कहता है कि अरे मास्टर, इससे थोड़ी रहम करो। लेकिन ये लड़का चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है कि ठीक है, मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरा काम सबसे बेहतरीन तरीके से करना होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा बवाल माचने वाला होता है। सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट और गोंगसुन लाई को जब ये पता चलता है कि उनके दुश्मन ब्लैक मार्केट के अंदर छुपे हैं और वहां पर कुछ बड़ा सौदा हो रहा है, तो वो अपनी पूरी सेना के साथ ब्लैक मार्केट पर अचानक हमला कर देते हैं। गोंगसुन लिए, जो कि हाल ही में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचा होता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां घुस आता है और चिल्लाता है कि आज ब्लैक मार्केट का नाम और निशान मिटा देंगे। पूरा अंडरग्राउंड बाजार अचानक जंग के मैदान में बदल जाता है। रेड क्लोथ कल्ट के लोग, ब्लैक मार्केट के गार्ड्स और सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के तलवारों वाले साथी आपस में भिड़ जाते हैं। चारों तरफ आग लग जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं और खून की नदी बहने लगती है। इस भागदौड़ और आफरा तफरी के बीच ये लड़का बिल्कुल शांत रहता है। इसे पता होता है कि अगर इस आफरा तफरी में ये घबराया तो इसे दोनों तरफ के लोग आसानी से काट कर फेंक देंगे।
गोंगसुन ली अपनी पूरी ताकत के साथ वहां आता है और कहता है कि कौन है वो छिपा हुआ कीड़ा जिसने हमारे साथी को मारा है, सामने आए। रेड क्लोथ कल्ट की सीनियर महिला बाईश्यांग भी वहां आ जाती है और कहती है कि गोंगसुन लिए, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे अड्डा पर आकर दादागिरी दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही सब कुछ हो? वो दोनों आपस में ऐसी भयंकर टक्कर लेते हैं कि पास खड़े हुए लोग दूर जाकर गिर पड़ते हैं। ये लड़का उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक दो सोंगशान स्वॉर्ड सेक्ट के साथी इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये बिना एक भी पल गंवाए अपने छुपे हुए तालिस्मान्स और उस पुरानी तलवार का इस्तेमाल करता है और पालक झपकते ही उन्हें धूल चटा देता है। ये कहता है कि तुम्हारी ये लड़ाई आपस की है, लेकिन अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार वो ब्लैक मार्केट की उस लड़ाई से बचकर सही सलामत बाहर निकलने में सफल हो जाता है। हालांकि वहां काफी नुकसान हो चुका होता है, लेकिन इसको इस बात की तसल्ली होती है कि इसका सामान मास्टर हू के पास सुरक्षित है और आने वाले समय में इसको दुनिया के सबसे शानदार मैजिक वेपन्स मिलने वाले हैं। ये अपने मैनर की तरफ वापस लौटता है, ये जानकर कि अब युद्ध का अगला स्टार शुरू होने वाला है। ब्लैक मार्केट की उस भयंकर लड़ाई के बाद ये लड़का अपने मैनर में वापस आकर अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा सटीक बना देता है। इसे समझ आ चुका होता है कि चाहे कितने भी बड़े मैजिक वेपन्स मिल जाएं, जब तक इंसान की अपनी क्षमता और स्पेल्स पर पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। इसलिए ये अपना पूरा ध्यान तालिस्मान टेक्निक्स और मैजिक रेजोनेंस पर लगाता है। ये रोज सुबह उठकर किंगफेंग टेम्पल जाता है। वहाँ का पुराना टाओइस्ट प्रीस्ट श्वान जिजी अब इसके आने जाने का आदी हो चुका होता है। टाओइस्ट प्रीस्ट इससे कहता है कि बेटा, तुम पिछले कई महीनों से यहाँ आ रहे हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे तालिस्मान बनाने की कला में अब वो परिपक्वता आ चुकी है जो बड़े बड़े आचार्यों में होती है। ये सिर झुकाकर कहता है कि सब आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन है गुरुजी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये वापस आकर अपनी स्पेल्स और तालिस्मान्स को आपस में जोड़ना सीखता है। पहले क्या होता था कि जब ये कोई फायरबॉल या आग का गोला फेंकता था तो हाथ से छूटने के बाद वो स्पेल इसके नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। दुश्मन उससे आसानी से बच जाता था क्योंकि वो स्पेल सीधा एक ही दिशा में जाती थी। लेकिन अब किंगफेंग टेम्पल के उस अनुभव और अपनी खुद की मेहनत से इसने एक नई तकनीक खोज ली थी, जिसे स्पेल रेजोनेंस कहते हैं। अब ये स्पेल छूटने के बाद भी अपने मन मुताबिक दिशा बदल सकती थी और दुश्मन को चारों खाने चित कर सकती थी। इस बीच शहर में एक और बड़ी खबर फैली होती है। सोंगशान, स्वॉर्ड सेक्ट और बाकी के बड़े सेक्ट्स के बीच खिंचतान और बढ़ चुकी होती है। गोंगसुन लिए, जो कि अपने रूम में लगातार सेक्लूजन यानी कि तपस्या में बैठा होता है, उसने अपनी सबसे कीमती और टॉप टियर मैजिक वेपन श्वांग्यून स्वॉर्ड अपने सबसे भरोसेमंद बड़े साथी सांचोंग को सौंप दी होती है। ये बात ब्लैक मार्केट की वही सुंदर महिला हू टाओयर को पता चल जाती है और वो ये खबर चुपके से अपने खास लोगों तक पहुंचा देती है। हू टाओयर एक दिन इस लड़के से मिलती है और कहती है कि अरे यंग मास्टर लिन, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? ये लड़का थोड़ा सावधान रहता है क्योंकि वो जानता है कि हू टाओयर कोई आम और साधारण महिला नहीं है। उसका नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है। हू टाओयर मुस्कुराती है और कहती है कि धारो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा ये शांत स्वभाव कैसे बना रहता है। ये कहता है कि सिस्टर हूँ, मेरी किस्मत में बस खेती करना और अपने छोटे से मैनर में रहना लिखा है, बाकी इन बड़ी लड़ाइयों से मेरा क्या लेना देना। हू टाओयर जोर से हंसती है और कहती है कि जो इंसान यूनिकॉर्न पाइथन को अकेले हरा सकता है और ब्लैक मार्केट के उस बवाल से जिंदा निकल सकता है, वो आम किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम चुप चपाट अपने खेल खेल रहे हो।